नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा और इस खास शो में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ होता है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम ऐसी खबरें भी आपको बताते हैं। तो फिर जल्दी से इस हफ्ते की जो खबरों का सफर है वो शुरू करते हैं और पहले आपको कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बड़ी सुर्खियां बताते हैं। और पहला नाम इसमें है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। पहली खबर ये थी कि S&P ग्लोबल ने अदानी पोर्ट्स की रेटिंग को अपग्रेड किया है। रेटिंग BBB- से बढ़ाकर BBB कर दी है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। साथ ही खबर ये थी कि अदानी ग्रीन ने खावड़ा गुजरात में 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है उसको शुरू किया है और इससे रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर करीब करीब 20,000 मेगावाट के आसपास पहुंच गई है। तीसरी खबर ये थी कि यूएस के जज ने एक सवाल खड़ा किया था कि यूएस DOJ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बताना होगा कि आखिरकार गौतम अदानी पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। केवल यही एक खबर नेगेटिव थी। अदानी पोर्ट्स में वरुण एन जोशी जी मानते हैं कि 1600 के करीब दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं और अदानी पावर में 180 से 195 की रेंज में मिले तो आप वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 10 से 15% की डाउनसाइड बाकी है, दोबारा निवेश के लिए वेट करें, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। 29 जून को अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में जो 3 खबरें आई थी उसके बाद गिरावट के साथ कारोबार की जो समाप्ति देखने को मिली, क्योंकि यूएस DOJ को लेकर जो खबर आई थी उसका इंपैक्ट शेयरों पर नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा था। 1 जुलाई को खबर थी कि अदानी पोर्ट्स MSC ग्रुप की करीब 1.4 अरब डॉलर में बड़ी डील हुई है। केरल में इनका जो वजिंजम डीप सी पोर्ट है उसमें 49% हिस्सा खरीदा जाएगा MSC ग्रुप की ओर से और इनकी एक सहयोगी कंपनी है टर्मिनल इन्वेस्टमेंट TIL के नाम से, जो कि ये हिस्सेदारी खरीदती हुई नजर आएगी। हालांकि ये डील मुश्किल में फंस सकती है, ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही थी, क्योंकि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं VD सतीसन, उनकी ओर से बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा कि अदानी पोर्ट्स ने सरकार को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है इस डील के बारे में और वजिंजम पोर्ट में बदलाव के लिए केरल सरकार की पूर्व मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। 1 जुलाई को अदानी पोर्ट्स के शेयर में 2% से ज़्यादा की मजबूती रही और 3 जुलाई को तो शेयर ने 1888 रुपये 10 पैसे का इंट्राडे हाई भी छुआ था। 1 जुलाई को ही खबर थी कि 20 गीगावाट ग्रीन एनर्जी क्षमता वाली पहली कंपनी बन गई है अदानी ग्रीन और कंपनी का 2030 तक 50 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। FY 26 में इस कंपनी ने 5051 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी क्षमता जोड़ी है और अदानी ग्रीन आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे खरीद सकते हैं और टारगेट इसमें 1750 से 1880 के होंगे, ऐसा वरुण एन जोशी जी का मानना है। और 2 जुलाई को अदानी ग्रीन के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग 1555 रुपये 20 पैसे के स्तर पर हुई। इसी के साथ साथ खबर यह भी थी कि अदानी एनर्जी के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें QIP और जो अन्य ऑप्शंस हैं उसके जरिए ये रकम जुटाई जाएगी। अदानी एनर्जी में 1550 के ऊपर 1600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा वरुण एन जोशी जी का मानना है। 2 जुलाई को अदानी एनर्जी के शेयर में करीब 2.5% की मजबूती के साथ हमने कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली और उस दिन शेयर में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। साथ ही खबर यह भी थी कि IHC के साथ मिलकर ओडिशा में अदानी ग्रुप 11.5 अरब डॉलर का निवेश करता हुआ नजर आएगा। 2 MTPA से ज़्यादा का एल्यूमिनियम प्लांट लगाने के लिए निवेश होता हुआ नजर आएगा। अंशुल जैन जी ने अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय दी है। अदानी एंटरप्राइजेस में उनका मानना है कि स्टॉप लॉस आप 2,963 का रखें, 3300 तक ये शेयर जा सकता है और करोड़ रुपए कर दिया है। 2 जुलाई को इनका जो इशू है QIP इशू, वो 10,000 करोड़ रुपए का लॉन्च हुआ था, लेकिन इस इशू को 3.8 टाइम्स ज़्यादा बोलियां मिली हैं। 10,000 करोड़ का इशू था, 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां मिली, जिसमें घरेलू संस्थागत निवेशकों का 65% और विदेशी निवेशकों का 35% का योगदान था। इसमें कैपिटल ग्रुप, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ब्लैक-रॉक, ब्लैकस्टोन, टाटा म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड जैसे बड़े निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी है और 3,034 रुपये 68 पैसे इस QIP का फ्लोर प्राइस तय किया गया था। अदानी एंटरप्राइजेस में 3230 पार होने के बाद तेजी आएगी, ऐसा राजेश शर्मा जी का मानना है और उनका यह भी मानना है कि अदानी ग्रीन, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस उनके पसंदीदा शेयर हैं। जबकि महेश ओझा जी ने कहा कि ATGL इसको आप 726 के आसपास खरीदिए अगर अदानी ग्रुप में रहना ही है। 660 रुपये का स्टॉप लॉस है, 780 और 840 ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 3 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली और शेयर 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 3212 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा।
अगली खबर है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर नए सीईओ की तलाश में कोटक महिंद्रा बैंक जुट गया है। ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है क्योंकि बैंक ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक वासवानी जो कि इनके एमडी एंड सीईओ हैं उनकी एग्जिट की योजना है। अशोक वासवानी ने अपने अगले कार्यकाल के खिलाफ फैसला लिया, यानी कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, नए टर्म के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। फिलहाल उनकी जो टर्म है 31 दिसंबर 2026 को खत्म हो रही है और यही कारण है कि बैंक को नए एमडी एंड सीईओ की तलाश करनी पड़ रही है। इस स्टॉक में जो टारगेट हैं वो 440, 480 और 500 के हैं। शेयर आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 385 का शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए 350 का होगा, ऐसा वरुण जोशी जी का मानना है। 29 जून को कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग 395 रुपये 50 पैसे के स्तर पर हुई। 1 जुलाई को फिर से ये बैंक खबरों में था। खबर ये थी कि डॉयश बैंक के भारत के 3 कारोबार इस बैंक की ओर से खरीदे जाएंगे, जिसमें रिटेल, प्राइवेट और वेल्थ मैनेजमेंट बैंकिंग जो है बिजनेस है वो बैंक की ओर से खरीदा जाएगा और दोनों के बीच में 281.7 करोड़ रुपए की रकम में स्लम्प सेल बेसिस पर यह सौदा तय हुआ है। 1 जुलाई को जब यह खबर आई तो उस दिन कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 2% से ज़्यादा की बढ़त रही और कारोबार की क्लोजिंग 400 रुपये 45 पैसे के स्तर पर जाकर हुई। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए 500 रुपये तक के टारगेट आने लगे एनालिस्ट की ओर से। पहली खबर ये थी इस कंपनी को लेकर कि 25 जून को इसका क्यूआईपी इशू पूरा हो गया है और 22 जून को ये क्यूआईपी इशू खुला था। 285 रुपये इसका प्राइस तय किया गया है, इशू प्राइस, और 290 रुपये 35 पैसे का फ्लोर प्राइस जो था उससे करीब 2% के डिस्काउंट पर इशू प्राइस तय किया गया है। एसआर वेल्थ के लोकेश सेठिया जी मानते हैं कि आप इसे धीरे धीरे खरीदिए। 365 पार हो गया तो 500 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। 29 जून को इस खबर के चलते जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में करीब 3.25% की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 1 जुलाई को फिर से खबर थी कि क्यूआईपी के तहत जारी शेयर 1 जुलाई को बाजार में लिस्ट होने के लिए आ गए हैं। 285 रुपये के इशू प्राइस पर करीब 23 करोड़ शेयर हैं जो कि इस कंपनी की ओर से जारी किए गए हैं। 7,503 करोड़ रुपए के इस क्यूआईपी में प्रमोटर्स ने भी करीब 3.25 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है। इशू साइज के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा बोलियां मिली, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां इस कंपनी में मिली हैं। 310 पर मिले या फिर 335 के ऊपर ब्रेकआउट पर खरीदिए, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। वो अपने खुद के लिए ये बात बता रहे थे क्योंकि ये स्टॉक खुद वो होल्ड भी करते हैं। 1 जुलाई को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 330 रुपये 45 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये शेयर में हमने इस हफ्ते बड़ी गिरावट बनती हुई दिखी। दरअसल नगारो नाम की कंपनी को खरीदने के लिए इन्होंने एक ओपन ऑफर लॉन्च किया है। कैश डील में 81 यूरो प्रति शेयर के दाम पर इन्होंने ओपन ऑफर लॉन्च किया है, जो कि बुधवार की क्लोजिंग, जो कि उस समय का प्रिवेलिंग प्राइस था, उससे करीब 140% ज़्यादा है ओपन ऑफर का प्राइस। और इस साल की बात करें तो नगारो का शेयर करीब 47% के आसपास गिर चुका है, लेकिन प्रिवेलिंग प्राइस से 140% ज़्यादा का जो प्राइस आया वो बाजार को काफ़ी चौंकाने वाला था। डील के बाद $2.9 बिलियन की एआई बेस्ड डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म ये बनकर सामने आएगी और नगारो के साथ जो डील है वो 2027 यानी कि अगले साल की शुरुआत तक पूरी होने की उम्मीद है। वरुण जोशी जी मानते हैं कि 4500 का लेवल टूटा है, ये बड़ा लेवल है और इसमें नीचे गिरावट पर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। हालांकि ये शेयर 4100 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 29 जून को परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर में 11% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 4300 रुपये के नीचे जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। एस्ट्रल पॉली या एस्ट्रल लिमिटेड ने अपने केमिकल कारोबार का डीमर्जर किया है, जिसे बाजार ने पसंद नहीं किया है, इसको थम्स डाउन दिया है। दरअसल इस कंपनी ने केमिकल कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दी है, जो कि बोर्ड से अप्रूवल आया है। एस्ट्रल केमी के नाम से ये कंपनी है, जो कि अलग से डीमर्ज्ड एंटिटी के रूप में बाद में शेयर बाजार में लिस्ट भी होती हुई नजर आएगी। जो इनका कोर प्लम्बिंग और पाइपिंग बिजनेस है वो जो मौजूदा लिस्टेड कंपनी है उसी में ही रहेगा और जो सब्सिडरी अल अजीज प्लास्टिक्स है उसको भी पेरेंट कंपनी में जोड़ दिया जाएगा। ये कुछ फैसले हैं जो कि कंपनी की ओर से लिए गए हैं। अब अंशुल जैन जी का मानना है कि 1267 रुपये तक के शेयर गिर सकता है, इसलिए कोई भी उछाल मिले तो इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। 29 जून को एस्ट्रल पॉली के शेयर में 8% की गिरावट के साथ 1368 रुपये पर कारोबार की समाप्ति हुई। ब्लॉक डील के बाद जीनस पावर का शेयर इस हफ्ते गिरता हुआ नजर आया। 30 जून को इस कंपनी के शेयर में बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और इस ब्लॉक डील का असर इस तरह से हुआ कि उस दिन यानी कि 30 जून को जीनस पावर के शेयर में करीब 6% की गिरावट के साथ हमने कारोबार की क्लोजिंग बनती हुई दिखी, क्योंकि ब्लॉक डील का प्राइस जो था वो काफ़ी नीचे था, 299 रुपये 40 पैसे यानी 300 रुपये के नीचे जाकर ये स्टॉक सेटल होता हुआ दिखा। उसी दिन शाम को जो ब्लॉक डील की डिटेल्स हैं वो सामने आई, जिसमें चिस्विक इन्वेस्टमेंट ने बीएसई पर 2.3 करोड़ शेयर बेचे हैं, 7.6% स्टेक करीब
650 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में बेचा गया और बीएसई पर 282 रुपए 41 पैसे के औसत भाव पर ये शेयर बेचे गए। एनएसई पर भी 1 करोड़ शेयरों से ज़्यादा की बिकवाली हुई, यानी कि 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी 300 करोड़ रुपए की रकम में 290 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर बेची गई। आपको बता दें कि मार्च 2026 तक चिस्विक के पास इस कंपनी का 15.11% हिस्सा था और इस ब्लॉक डील में मधु केला साहब जी की जो कंपनी है उनकी ओर से खरीदार के रूप में नाम सामने आने की वजह से शेयर में हमने एक्शन बनता हुआ देखा है। शेयर में 338 के ऊपर तेजी बढ़ेगी, लेकिन इसमें भरोसा नहीं है, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना था। 1 जुलाई को जब ये डिटेल्स आई तो उस दिन जिनेस पावर के शेयर में करीब 3% की बढ़त के साथ 308 रुपए के आसपास कारोबार की क्लोजिंग हुई। वेदांता ग्रुप भी इस हफ्ते फोकस में था। T2T यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से बाहर होते कि वेदांता ग्रुप के शेयर इस हफ्ते दौड़ते हुए नजर आए। 30 जून से चारों शेयर T2T सेगमेंट से बाहर हो गए। रोलिंग सेगमेंट में कारोबार शुरू हो गए, यानी कि इंट्राडे ट्रेड्स होने शुरू हो गए और डीमर्जर के बाद 15 जून को इनकी लिस्टिंग हुई थी, जिसमें एल्यूमिनियम, पावर, तेल गैस और स्टील कारोबार शामिल थे। वेदांता स्टील को छोड़ बाकी 3 शेयरों में हमने गिरावट बनती हुई देखी और वेदांता आयरन एंड स्टील का शेयर लिस्टिंग के दिन यानी कि 15 जून को 19 रुपये 6 पैसे तक लुढ़क गया था और वहां से इस शेयर में इस हफ्ते हमने 38 रुपये के लेवल भी पार होते हुए देखे हैं। जबकि वेदांता की जहां तक बात है तो वरुण एन जोशी जी का मानना है कि यह शेयर 249 रुपये तक भी गिर सकता है। आप VAML में खरीदारी कर सकते हैं 420 से 450 की रेंज में। 490, 520 ये आपका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 380 का होगा। वेदांता पावर खरीदें तो 35 से 30 की रेंज में खरीदें और स्टॉप लॉस आपका 38 का होगा। अगर आप मौजूदा निवेशक हैं और लंबी अवधि के जो निवेशक हैं फिर 35 से 30 के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा वरुण जी का मानना है। शेयरों में नई खरीदारी के लिए आप 15 दिन वेट करें, ऐसा SR वेल्थ के लोकेश सिथिया जी का मानना है। तो 30 जून को VISL यानी कि वेदांता आयरन एंड स्टील को छोड़ बाकी चारों शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 2 जुलाई को फिर से खबर थी कि वेदांता की रेयर अर्थ उत्पादन में अब उतरने की योजना है। 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि वेदांता की रियल एस्टेट कारोबार में उतरने की योजना है। एक सब्सिडरी कंपनी भी बनाई गई थी। अब रेयर अर्थ उत्पादन में कंपनी कदम रखने जा रही है। अगले 5 साल में सब्सिडरी कंपनी के जरिए ये एंट्री होगी। ये कंपनी सरकारी इंसेंटिव्स के लिए बिडिंग करेगी, मिनरल ब्लॉक्स एक्वायर करेगी और सब्सिडरी कंपनियों का गठन करेगी। नियोडाइमियम नाम का एक उत्पाद है। ऐसे रेयर अर्थ्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग पर यह कंपनी खास तौर पे फोकस करती हुई नजर आएगी। 1 जुलाई को यह खबर आई थी और उस दिन वेदांता के शेयर में करीब 2% की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति 275 रुपये 55 पैसे के स्तर पर हुई। बड़ी पूंजी जुटाने की तैयारी में येस बैंक जुट गया है। बोर्ड ने 16,000 करोड़ रुपए तक जुटाने को मंजूरी दी है, जो कि सिक्योरिटीज जारी कर होगी। 7,500 करोड़ रुपए की रकम सिक्योरिटीज के जरिए जुटाई जाएगी और डेट सिक्योरिटीज के जरिए 8,500 करोड़ रुपए ये बैंक जुटाता हुआ नजर आएगा। 19 अगस्त को बैंक की 22वीं AGM होनी है और उसमें शेयरधारकों से इसके लिए अप्रूवल भी मांगा जाएगा। 30 जून को येस बैंक के शेयर में करीब 4.25% की गिरावट के साथ हमने कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। क्योंकि सिक्योरिटीज के जरिए पैसा जुटाने की बात थी, इसलिए शेयर में हमने 4.25% की गिरावट देखी। 2 जुलाई को फिर से खबर आई थी और वो खबर अच्छी थी। खबर ये थी कि केयर एज रेटिंग्स ने इस बैंक के जो इंफ्रा और टियर 2 बॉन्ड्स है उसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। केयर AA- से अपग्रेड करके रेटिंग केयर AA+ कर दिया गया और आउटलुक को स्टेबल रखा गया है। छोटी अवधि के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी रेटिंग को केयर A1+ पर बरकरार रखा गया है। अब एनालिस्ट का मानना है, अंशुल जैन जी मानते हैं कि 24 के पार रहने पर यह शेयर 28 रुपये 35 पैसे तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 2 जुलाई को येस बैंक के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 24 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 3 निजी बैंक बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक फोकस में है, क्योंकि निजी बैंकों में CFO के पद पर अदला बदली हो रही है। जी हां, एक्सिस बैंक के CFO को HDFC बैंक की ओर से नियुक्त किया जाएगा। पुनीत शर्मा 31 अगस्त को एक्सिस बैंक के CFO के पद से इस्तीफा दे देंगे, उसको छोड़ देंगे। एक्सिस बैंक ज्वाइन कर सकते हैं बंधन बैंक के जो CFO हैं राजीव मंत्री जी, क्योंकि राजीव मंत्री जी ने 29 जून को ऑलरेडी बंधन बैंक के CFO के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब रिटर्न के हिसाब से लोकेश सेठिया जी मानते हैं कि बंधन बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक और एक्सिस बैंक उनको क्रम वाइज इस तरह से ये शेयर पसंद है। 30 जून को HDFC बैंक के शेयर में करीब 0.5%, बंधन बैंक के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई। वहीं एक्सिस बैंक का शेयर करीब 1% गिरकर 1345 रुपये 70 पैसे के आसपास सेटल हुआ।
इस हफ्ते केपीआईटी टेक का शेयर 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। दरअसल हुआ ये कि इस कंपनी के मैनेजमेंट ने पहली तिमाही के नतीजों से पहले ही एक वार्निंग ये जारी करी कि इनका जो रेवेन्यू करीब 1% घटने का अनुमान है साल दर साल बेसिस पर। पिछले कुछ हफ्तों में कह रहे हैं कि रेवेन्यू में अचानक गिरावट आई है। यूरोप के कई ग्राहकों की प्रॉफिट वार्निंग और जो कमजोर बिजनेस आउटलुक आया उसकी वजह से कंपनी ने ये वार्निंग जारी की है। कंपनी ने कहा कि रेवेन्यू पर असर छोटी अवधि के लिए होगा, जिसमें एबिडा और प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव की आशंका है तिमाही आधार पर, और तुरंत प्रभाव से खर्चों में कोई कमी होगी उसकी गुंजाइश लिमिटेड नजर आती है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि नरम शुरुआत के बावजूद H2 FY27 यानी कि इस वित्त वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है उसमें रिकवरी का भी भरोसा है, लेकिन बाजार का फोकस ज्यादा इसी बात पे था कि रेवेन्यू गिर सकता है। बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि 538 से 572 ये अच्छी रेंज है, जिसमें मिले तो आप शेयर खरीद सकते हैं। हालांकि अंशुल जैन जी का मानना था कि यह शेयर 442 रुपए तक भी फिसल सकता है। 1 जुलाई को केपीआईटी टेक के शेयर में करीब 17% की बड़ी गिरावट के साथ 557 रुपए 55 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में एंट्री से रिलायंस पावर का शेयर झूमता हुआ नजर आया। जी हां, इस कंपनी ने एआई और अलाइड न्यू एज टेक्नोलॉजीज में कदम रखा है। कंपनी ने 4 नई सब्सिडरी कंपनियों का गठन भी कर दिया है, जिसमें रिलायंस एआई ग्रीन पावर, रिलायंस एआई पावर इनका गठन किया गया है। इसके साथ साथ रिलायंस एआई डेटा कंट्रोल, रिलायंस एआई डेटा सी, ये कुछ कंपनियां हैं जिनका गठन इस कंपनी की ओर से किया गया है। अंशुल जैन जी मानते हैं कि अगर ये शेयर 31 रुपए के पार चला गया तो फिर 39 रुपए 40 पैसे तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 1 जुलाई को रिलायंस पावर के शेयर में 29 रुपए 40 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और बाद में कारोबार की क्लोजिंग करीब 9.5% की मजबूती के साथ 27 रुपए 17 पैसे के स्तर पर हुई। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर का रेटिंग डाउनग्रेड आ सकता है, ऐसी खबरें इस हफ्ते में थी। इनके जो प्रमोटर हैं जना होल्डिंग्स, उसको डिफॉल्ट रेटिंग मिल सकती है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एनसीडीज का जो रीपेमेंट है उसमें 6 महीने की देरी कर दी है, जिस वजह से डाउनग्रेड आ सकता है। हालांकि इस देरी के पीछे एक तकनीकी रीजन है। इनके जो लेंडर हैं टीपीजी एशिया, उनकी ओर से गलती हुई है, जो कि उन्होंने स्वीकार भी कर ली है। लेकिन प्रमोटर को अब अपना इस बैंक में जो करीब 17% के आसपास का हिस्सा है वो बेचना पड़ सकता है, और बैंक पर इसका हालांकि सीधे तौर पर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। कुछ दिनों में यह शेयर 506 से 552 तक जा सकता है, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। 1 जुलाई को जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के इस खबर के चलते शेयर में मामूली सी गिरावट के साथ 467 रुपए 85 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद आईटीसी ने भी कोला बिजनेस में एंट्री ले ली है। जी हां, प्रीमियम शुगर फ्री कोला के जरिए इस कंपनी ने पेप्सी और कोका कोला को चुनौती दे दी है। पहले कोकोनट कोला को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस कंपनी की ओर से बेचा जाएगा। चुनिंदा मार्केट्स और चैनल्स पर 10 रुपये और 20 रुपये के पैक्स अवेलेबल होंगे। कंपनी के 250 ml के कैन की कीमत 60 रुपये होगी। हालांकि जो प्रतिस्पर्धी डाइट कोलास हैं वो 300 ml के कैन 40 रुपये के आसपास में मिल रहे हैं, लेकिन 315 के पार जाने पर ही इस शेयर में तेजी आएगी, ऐसा वरुण एन जोशी जी का मानना है। और एफएमसीजी सेगमेंट में आपको रहना ही है तो महेश सर का मानना है कि नेस्ले शेयर उनको पसंद है। 1550 रुपये का टारगेट उसमें देखने को मिल सकता है। 2 जुलाई को आईटीसी के शेयर में पहले हाफ में बड़ी गिरावट आई, लेकिन बाद में रिकवरी हुई और मामूली सी गिरावट के साथ ये शेयर 290 रुपये के आसपास जाकर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी एयरटेल मनी ने एनबीएफसी कारोबार शुरू कर दिया है। टाइप 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के रूप में इसने कामकाज शुरू किया है। 13 फरवरी 2026 को इनको आरबीआई से मंजूरी मिली थी और अब कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए हैं, जिसके जरिए ग्राहकों को डिजिटल लेंडिंग, क्रेडिट और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी दे पाएगी। टेलीकॉम कंपनी के डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में विस्तार की तरफ ये कंपनी का बहुत ही अहम कदम समझा जा रहा है। 2026 की दूसरी छमाही में एयरटेल मनी का आईपीओ भी आ सकता है और सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी इसको लेकर, जिसमें उनका मानना है कि 10 अरब डॉलर का वैल्यूएशन हो सकता है, जिसके जरिए कंपनी 2 अरब डॉलर जुटा सकती है, जो कि 2021 के मुकाबले देखें 4 गुना ज्यादा वैल्यूएशन हैं एयरटेल मनी के। एयरटेल में आप खरीदारी कीजिए 1800 के रेट पर, ऐसा वरुण एन जोशी जी मानते हैं। 1750 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में ये शेयर 1930 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और महेश सर का भी यही मानना है कि एयरटेल को आप लंबी अवधि के लिए खरीदें। 1780 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1920 1950 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 जुलाई को जब ये खबर आई तो भारतीय एयरटेल के शेयर में कारोबार के दूसरे हिस्से में रिकवरी देखने को मिली और शेयर करीब 1/4% ऊपर 1875 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा।
इस हफ्ते पीबी फिनटेक में एक ब्लॉक डील हुई जिसके बाद ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। 3 जुलाई को ये ब्लॉक डील हुई थी 1 करोड़ 8 लाख शेयरों की और करीब 2.5% के आसपास का हिस्सा बदला। इसमें 1741 करोड़ रुपए की रकम में 1601 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये ब्लॉक डील हुई, जो कि गुरुवार की क्लोजिंग से देखें तो काफ़ी डिस्काउंट पर थी। इसमें टेमेसेक की जो सहयोगी कंपनी है उसकी ओर से करीब 2.6% हिस्सा बिक्री की खबरें थी। 1600 रुपए के पार जाने पर या फिर बेस बनने के बाद इसमें टारगेट 1700, 1840 और 1960 रुपए के हो सकते हैं, ऐसा अंशुल जैन जी का मानना है। 3 जुलाई को पीबी फिनटेक का शेयर 1545 रुपए 50 पैसे तक लुढ़क गया था, लेकिन बाद में रिकवरी हुई और 5.5% के आसपास की गिरावट लेकर 1591 रुपए 20 पैसे के स्तर पर यह स्टॉक सेटल होता हुआ दिखा। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते शेयर बाजार में 4 नई कंपनियों ने दस्तक दी है, यानी कि 4 नई लिस्टिंग हुई है। पहला नाम है टर्टल मिंट फिनटेक का। निराशाजनक रही है लिस्टिंग, क्योंकि एनएसई पर 135 रुपए के नीचे ये शेयर लिस्ट हुआ, यानी कि 11.25% के डिस्काउंट पर 152 रुपए का इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट मान रहा था कि करीब 5 रुपए नीचे 147 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इशू को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। 1.25 गुना के आसपास ये इशू भरा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 883 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू 661 करोड़ रुपए का था और ओएफएस का पार्ट कुछ 212 करोड़ रुपए के आसपास का था। वरुण जोशी जी का मानना है कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप इस शेयर से निकल जाइए और स्पेस में रहना ही है तो पीबी फिनटेक पर आप फोकस करके चल सकते हैं। 29 जून को टर्टल मिंट फिनटेक के शेयर में करीब 11% की गिरावट के साथ 135 रुपए 37 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति काफ़ी निराशाजनक देखने को मिली। दूसरा नाम है अद्वित ज्वेल्स का। इसकी लिस्टिंग शानदार रही। शानदार इसलिए क्योंकि ये शेयर 188 रुपए 90 पैसे के भाव पर एनएसई पर लिस्ट हुआ, यानी कि करीब 37% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। 138 रुपए का इशू प्राइस था। 187 रुपए 50 पैसे ग्रे मार्केट का अनुमान था, उसके भी ऊपर ये लिस्ट हुआ क्योंकि 212 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ से इस कंपनी ने 165 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू था। लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो प्रदीप हल्दर जी का मानना था कि इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। अगर ये शेयर 195 के पार निकला तो 245 250 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। 1 जुलाई को जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन अद्वित ज्वेल्स के शेयर में 30% के प्रीमियम के साथ 179 रुपए 46 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। तीसरा नाम है वाटरवेज लेजर टूरिज्म का। इसकी लिस्टिंग भी अच्छी नहीं रही। 681 रुपए के भाव पर ये लिस्ट हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 16.25% के डिस्काउंट पर 808 रुपए का इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट मान रहा था 757 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है। ये इशू करीब 2.25 गुना के आसपास भरा था, जिसमें 585 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई। पूरी तरह से ये फ्रेश इशू था और जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन भी 17% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 668 रुपए 10 पैसे के स्तर पर इस कंपनी के शेयर में हमने कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। चौथा और आखिरी नाम है सीएसएम टेक्नोलॉजीज का। इसकी लिस्टिंग बेहद सपाट रही। एनएसई पर यह शेयर 113 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इसका इशू प्राइस भी था। ग्रे मार्केट मान रहा था कि 4 रुपए ऊपर 117 रुपए के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। करीब 1.25 गुना के आसपास ये भी सब्सक्राइब हुआ था। 146 करोड़ रुपए का ये इशू था और फ्रेश इशू के जरिए इस कंपनी को पूरी रकम मिलती हुई नजर आई थी। 2 जुलाई को जब ये लिस्ट हुआ, यानी कि गुरुवार के दिन, शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 107 रुपए 35 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली सीएसएम टेक्नोलॉजीज में। चलिए, तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार। और इस सेगमेंट में पहला नाम है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक के लिए इस हफ्ते 2 अच्छी खबरें आई हैं। पहली ये कि जो 2 बाहरी लॉ फर्म्स इन्होंने नियुक्त की थी, उनका जो लीगल रिव्यू का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। लीगल रिव्यू में मतभेद और गवर्नेंस की कोई दिक्कत सामने नहीं आई। पूर्व चेयरमैन के जो आरोप थे उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी सबूत इस रिव्यू में नहीं मिला है। हालांकि जो इनके पूर्व चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती, उनका ऐसा कहना था कि सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि आत्ममंथन की भी ज़रूरत है। इस लॉ फर्म की जो रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद उन्होंने कहा। साथ ही खबर ये भी थी कि सीईओ के एक्सटेंशन से पहले नया चेयरमैन ये बैंक नियुक्त कर सकता है। एज एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी। 804 रुपये पर खरीदिए, स्टॉप लॉस 740 775 पर रखें। लंबी और छोटी अवधि के हिसाब से टारगेट 835 865 के हैं, ऐसा वरुण जोशी जी का मानना था। 29 जून को जब ये खबर आई तो एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 124% की बढ़त के साथ कारोबार की समाप्ति 800 रुपये के नीचे देखने को मिली। 30 जून को खबर थी कि एक पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वित्त सचिव
राजीव कुमार जी को नया चेयरमैन बैंक की ओर से नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए उनको चेयरमैन पद पर नियुक्ति दी गई है आरबीआई की ओर से, जो डिसाइडेड डेट है उसके हिसाब से। और 30 जून से 4 साल के लिए राजीव कुमार जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। 2017 से 2020 के दौरान आपको बता दें कि वो डीएफएस सचिव रहे हैं और अब एचडीएफसी बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में आपको नजर आएंगे। 30 जून को एचडीएफसी बैंक के शेयर में मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति 800 रुपये के आसपास देखने को मिली। बड़ी सफाई के बावजूद द वारी एनर्जीज का शेयर इस हफ्ते गिरता हुआ नजर आया। कंपनी ने सफाई दी है कि यूएस कस्टम्स के फैसले पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है वो ठीक नहीं है और यूएस में चाइना सेल मॉड्यूल के एक्सपोर्ट का कोई भी सबूत नहीं मिला है। यूएस सीबीपी की ओर से ना ही कोई नकारात्मक निष्कर्ष निकाला गया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो आदेश है वो कुछ खास पुराने इंपोर्ट तक ही सीमित है। यूएस सीबीपी का जो आदेश है वो कोई अंतिम फैसला नहीं है और कस्टम्स के आदेश की प्रशासनिक और न्यायिक समीक्षा की मांग कर रही है कंपनी। यूएस में बिजनेस ऑपरेशन बिना किसी इंपैक्ट के अभी भी जारी है। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि इसमें 2600 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप छोटी अवधि के ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके इस स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए, ऐसा वरुणन जोशी जी का मानना था। 29 जून को वारी एनर्जीज के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ 2886 रुपए 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगला नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसने एक सेटलमेंट किया इस हफ्ते और सेटलमेंट के बाद इस शेयर में गिरावट देखने को मिली। एनएमसी हेल्थ के साथ इन्होंने 5700 करोड़ रुपए की रकम में सेटलमेंट किया है। एनएमसी हेल्थ के साथ इन्होंने कोर्ट के बाहर विवाद को सुलझाया है और इनकी अबू धाबी की एक ब्रांच है जो कि एनएमसी हेल्थ को ये 5700 करोड़ रुपए के आसपास की रकम का पेमेंट करती हुई नजर आएगी। इस खबर को बाजार ने पसंद नहीं किया है क्योंकि अपनी तरफ से देखा जाए तो ये पहला ऐसा मामला है किसी बैंक की ओर से ऐसा आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया गया। हालांकि बैंक ने यह भी कहा कि वो किसी तरह की कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले से वो निकलना चाहते हैं। इस खबर के बाद 2 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 260 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं। अगले शनिवार को आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूं। लेकिन अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।